हेलो एवरीवन, माय नेम इज लक्ष्य बागोरा और हम कंटिन्यू कर रहे हैं डेटा साइंस यूजिंग पाइथन सीरीज। ये हमारा फोर्थ वीडियो है। पहले 3 वीडियो में हमने पाइथन बेसिक्स, डेटा साइंस बेसिक्स और पहले वीडियो में हमने पाइथन बेसिक्स, डेटा साइंस बेसिक्स को कंप्लीट करा था, कवर करा था। सेकंड वीडियो में हम डेटा प्रिपरेशन कवर कर चुके हैं और थर्ड वीडियो में हमने कैसे डेटा को एनालिसिस करते हैं उसका एक टॉपिक एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस पढ़ा था। अब हम फोर्थ वीडियो कवर करने जा रहे हैं जिसमें हम कवर करेंगे टॉपिक डेटा प्रिपरेशन, फेज टू मॉडल द डेटा। The data preparation phase is a fundamental step in building reliable machine learning or statistical model. Data preparation एक fundamental step होता है statistical data models को generate करने के लिए, reliable machine learning को अचीव करने के लिए। मशीन लर्निंग और स्टैटिकल मॉडल्स को जनरेट करना आज के समय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है कि क्योंकि मेजर पार्ट है डेटा साइंस की मदद, डेटा साइंस की हेल्प से हो रहा है। अगर हमारे पास स्ट्रक्चर्ड मॉडल बने हुए नहीं है तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा। तो इसके कुछ स्टेप्स है, की स्टेप्स है। ये इंश्योर करता है रॉ डेटा ट्रांसफॉर्म इनटू अ क्लीन स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस रेडी फॉर्मेट। ये जो स्टेप होती है डेटा एनालिसिस की, हम बोल सकते हैं डेटा साइंस की, वो इंश्योर करता है कि हमारा जो डेटा है वो हमारा जो रॉ डेटा है उसको हम ट्रांसफॉर्म करें एक क्लीन डेटा में, स्ट्रक्चर्ड डेटा में और एनालिसिस रेडी फॉर्मेट। एनालिसिस रेडी फॉर्मेट मीन्स कि हम इसे फॉर्मेट में उसको जनरेट करें कि हम उसको एनालिसिस करने के लिए वो कंटेंट रेडी हो, वो पूरा जो उसका मैटर है, हम कह सकते हैं स्टेटमेंट्स है, कोड्स है, वो सब रेडी हो ताकि हम इसको अच्छे से एनालिसिस कर सके। अगर कुछ स्ट्रक्चर नहीं होगा तो हमारे लिए ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा उसको एनालिसिस करना, उसके ऊपर वर्क करना। दिस फेस एड्रेस इनकंसिस्टेंसी, एरर्स एंड इलेवेंट इंफॉर्मेशन, इंप्रूविंग द एक्यूरेसी। ये जो पूरा फेस होता है डेटा प्रिपरेशन फेस, ये क्या करता है? एड्रेसेस करता है इनकंसिस्टेंसी को, मतलब कि ये हाईलाइट करता है जो भी इनकंसिस्टेंसी उस पूरे डेटा डेटा में है। एरर्स कुछ कोड्स या नॉर्मल डेटा में भी एरर्स हो सकती है, सिंटैक्स एरर, सिमेंटिक एरर हो सकते हैं, लॉजिकल एरर्स, ये सारी एरर्स को ये एड्रेस करता है और जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको इंप्रूव करता है, उसको हटाता है और इंप्रूव करता है एक्यूरेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मॉडल। की स्टेप्स है क्या क्या परफॉर्म करता है, जिसे हम किधर, सॉरी, की स्टेप्स, इस पूरे फेज को किस तरीके से अचीव करा जाता है, इसके कुछ स्टेप्स है। डेटा कलेक्शन, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमें कुछ भी अगर वैल्यू स्ट्रक्चर करना है, कुछ भी हमें स्ट्रक्चर करना है, तो सबसे पहले हमारे पास डेटा होना चाहिए। अब हम एक डेटा से एक वेबसाइट पे तो भरोसा कर नहीं सकते कि इसने सारा डेटा सही दे के रखा होगा, एक्यूरेट डेटा दे के रखा होगा। तो हम मल्टीपल वेबसाइट्स, मल्टीपल सोर्सेस, मल्टीपल बुक्स से हम डेटा गैदर करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। ये होता है डेटा कलेक्शन। अब इसमें होता है डेटा क्लीनिंग। जैसे कि मैंने पहले बोला कि हम किसी एक बुक, एक वेबसाइट या इस पे रिलायबल नहीं हो सकते, रिलाई नहीं हो सकते। उसमें कुछ डेटा फॉल्स भी हो सकता है, इनकरेक्ट डेटा भी हो सकता है, एरर्स भी उसके अंदर हो सकती है, डुप्लीकेसी उसके अंदर हो सकती है। तो हमें इन सबको रिमूव करना होता है और इस पूरी सोच को बोला जाता है डेटा क्लीनिंग। रिमूवल ऑफ duplicates, correcting errors, missing values, inconsistency, to make our website, or we can say that our data more reliable, more understandable और more clean। उसके बाद डेटा ट्रांसफॉर्म करना, जैसे हमने डेटा प्रिपरेशन में भी पढ़ा था, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना बहुत जरूरी है। उसको स्केल करना, नॉर्मलाइज करना, कैटेगरिकल वैल्यूज को इनकोड करना, कंपेटिबिलिटी को इंश्योरिंग करना फॉर मॉडल एल्गोरिथम्स। अगर हमारा डेटा ट्रांसफॉर्म ही नहीं होगा तो हम किस तरीके से उसके ऊपर वर्क कर पाएंगे? अगर हमारे पास इस चीज को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास बिना हेडिंग के कोई टॉपिक हमको पढ़ने के लिए बोल दिया, अगर उसके अंदर कुछ हिंट क्लूज हो गए तो हमें समझ में आएगा, नहीं तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा, बाउंसर चले जाएगा। तो वो ही एक वो चीज होती है कि डेटा को ट्रांसफॉर्म करना, टू मेक इट मोर यूजर अंडरस्टेबल, मोर यूजर फ्रेंडली। फीचर इंजीनियरिंग, ये हमारा क्रिएटिंग न्यू फीचर्स। मतलब फीचर इंजीनियरिंग में कि या तो हम न्यू फीचर्स को क्रिएट कर रहे हैं या हमारे पास जो पहले से हमारे पास जो फीचर्स है उसको हमें मॉडिफाई करना जिसके द्वारा हम हमारी प्रॉब्लम्स को और अच्छे से इनहेंस कर सकते हैं। मॉडल हमारा और इनहेंस हो सकता है, हमारी क्वालिटी और इनहेंस हो सकती है और इम्प्रूव हो सकता है हमारी क्वालिटी में। उसके बाद बाद में आता है डेटा इंटीग्रेशन, जो कि मैंने पहले भी समझाया था।
कि जो भी हमारे पास कंबाइंड डेटा है सारा, उसको एक इफेक्टिव और मोर रिलायबल वे में उसको इंटीग्रेट करना, गैदर करना तो मतलब कि इकट्ठा करना, बट इंटीग्रेट करना, उसको मर्ज करना है, वी कैन से दैट, उसको मर्ज करना, ये हमारा डेटा इंटीग्रिटी में आएगा। उसके बाद डेटा स्प्लिटिंग। अब हम डेटा को स्प्लिट करते हैं, ट्रेनिंग डेटा में, वैलिडेशन में और ट्रेनिंग डेटा सेट में, ट्रेनिंग टेस्टिंग सेट्स में। ये हमारा होता है डेटा स्प्लिटिंग। A well executed data perform face ensuring the functions for accurate and robust modeling। robust modeling के लिए हम कह सकते हैं कि डेटा फेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हमारे डेटा को पार्टीशन करने के लिए हम इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। अब डेटा पार्टीशन होता क्या है? पार्टीशनिंग द डेटा इन्वॉल्व splitting the data set into training और testing sets। This is critical step in machine learning as it ensures the model are tested और unchecked data। ये इंश्योर करता है मॉडल आर टेस्टेड हो, अनचेक डेटा हो। अनचेक डेटा मतलब क्या होता है? पार्टीशन करना, पहले उसको पार्टीशन करना, इंश्योर करना कि डेटा एक्यूरेट है, करेक्ट है, कंसिस्टेंट है और अनसीन हो। मतलब कि आज के समय में हो सकता है कि कोई भी सेम प्रोजेक्ट फाइल्स जनरेट कर रहा हो, इधर की प्रोजेक्ट फाइल उधर हो रही है, तो ये एथिकल वे नहीं है। इससे एक रेपुटेशन पे भी बहुत फर्क पड़ता है, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि अनसीन डेटा हो, अलग अलग डेटा हो, जिससे उसका जो सर्वे है वो बहुत आसानी से, बहुत एक्यूरेट और परफेक्ट सर्वे हो, मॉडल टेस्टेड हो। इसलिए हम फेस दिस इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम एक सैंपल डेटा लेते हैं, सैंपल डेटा को स्प्लिट करते हैं इस पूरे कोड के द्वारा। हम इसको ये द पार्टीशनिंग, डेटा पार्टीशन को अचीव कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस द ट्रेनिंग डेटा सेट। इफ योर डेटा सेट इज इम्बैलेंस, अगर हमारा डेटा सेट इम्बैलेंस्ड है तो फिर कोई मतलब ही नहीं उस चीज का। इम्बैलेंस्ड है, कुछ आउटपुट कुछ और आएंगे, सर्विस प्रॉपर नहीं हो पाएंगे, डेटा माइनिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, डेटा को एनालिसिस हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए डेटा को बैलेंस करना इज मस्ट। मैं इसमें भी लिखा हुआ है डेटा सेट इज क्रूशियल इंप्रूविंग मॉडल परफॉर्मेंस। फॉर मॉडल परफॉर्मेंस के लिए हम उसको डेटा बैलेंसिंग, डेटा सेट को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कोड के द्वारा हम डेटा सेट को बैलेंस कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है हाउ टू बिल्ड कार्ड डिसीजन ट्रीज। अब कार्ड क्या होता है? क्लासिफिकेशन इंटीग्रेशन ट्रीज। ये एक डिसीजन ट्री एल्गोरिदम है फॉर क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन टास्क के लिए। क्लासिफिकेशन करने के लिए, रिग्रेशन को करने के लिए, टास्क को लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, या डेटा एल्गोरिदम, ट्री एल्गोरिदम हम बोला जा सकता है, तो होता है कार्ड। इस कोड के द्वारा हम बिल्ड कर सकते हैं कार्ड डिसीजन ट्री को। क्लासिफिकेशन करना है, रिग्रेशन करना है, तो इस कोड के द्वारा हम उसको बिल्ड कर सकते हैं। अब C5 डॉट डिसीजन ट्री को हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं? C5.0 is advanced version of C4.5 algorithm used for classification tasks. It handles large data set well and includes features like boosting. In Python, C5.0 algorithm is not directly available in scikit-learn, but you can use the C50 library in R or install external packages Python. Python डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करता हमें C.50 डिसीजन ट्री बिल्ड करना। C5.0 डिसीजन ट्री जो है वो अपग्रेडेड वर्जन है C4.5 एल्गोरिदम का। हम इसे पाइथन में अचीव कर सकते हैं। लाइब्रेरी scikit-learn हम आर में इंपोर्ट कर सकते हैं, C50 आर में कर सकते हैं, और हम एक्सटर्नल पैकेजेस पाइथन में इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम इसको पाइथन में रन कर सकते हैं। अब हम रैंडम फॉरेस्ट कैसे बिल्ड कर सकते हैं? बिल्डिंग रैंडम फॉरेस्ट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग मल्टीपल डिसीजन ट्रीज and combining their predictions from the more accurate and robust model। अब रैंडम फॉरेस्ट, बिल्डिंग रैंडम फॉरेस्ट करता है कि अलग अलग डिसीजन पैरामीटर, डिसीजन ट्रीज हमको बनाना और उसका एक कंबाइन प्रिडिक्ट करना। कंबाइन प्रिडिक्शन, अगर हमारे पास मल्टीपल एक्यूरेट ट्रीज है, मल्टीपल एक्यूरेट ट्रीज है, अगर हम उसका कॉम्बिनेशन, उसका एक कॉम्बिनेशन करेंगे तो वो और ज्यादा रोबस्ट होगा, और ज्यादा रिलायबल होगा, और ज्यादा ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होगा। इस कोड के द्वारा हम रैंडम फॉरेस्ट को बिल्ड कर सकते हैं। समराइज करते हैं हमारे आज के वीडियो को, जिसमें हमने पढ़ा पार्टीशनिंग ऑफ डेटा, डेटा सेट बैलेंसिंग क्यों जरूरी होती है, किस तरीके से डेटा सेट को बैलेंस करते हैं, डिसीजन ट्री बिल्डिंग, बिल्डिंग रैंडम फॉरेस्ट, ये चार चीज हमने पढ़ी। C5.0 ट्री को कैसे बिल्ड करते हैं वो भी हमने देखा। एक्सटर्नल, उसमें हम एक्सटर्नल एक्सटर्नल पैकेजेस को इंपोर्ट करके हम उसको जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।